नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी तेजस्वी यादव के आगे बेबस सीबीआई की, मुश्किलों में घिरी केसीआर की बेटी की, बात करेंगे तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को लेकर फंसी बीजेपी की, कर्नाटक चुनाव की सामने आई तारीख की, साथ ही जानेंगे कैसे चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी को लग रहे हैं झटके पे झटके, क्यों त्रिपुरा में बौखला गई बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कर्ज में डूबे अडानी ग्रुप की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर मां हीराबेन को दी श्रद्धांजलि, मां सेक्शन किया लॉन्च, बोले स्मृतियां मेरे आपके बीच अब नया पुल है। हिंडनबर्ग के बाद अब रिस्क एनालिसिस फर्म एमएससी ने दिया अडानी ग्रुप को झटका, रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की रेटिंग की डाउनग्रेड, माइनर से घटाकर की मॉडरेट। समलैंगिक शादियों पर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूर, सोमवार को सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। अहमदाबाद टेस्ट में भारत का ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब, तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने पहली पारी में 3 विकेट पर 289 रन बनाए, शुभमन गिल ने जड़ा शतक, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 480 रन। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईडी की छापेमारी के बाद अब सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन भेजा। उन्हें आज ही पूछताछ के लिए आना था, लेकिन तेजस्वी यादव ने पेश होने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने उन्हें जमीन के बदले नौकरी मामले में समन जारी किया था। आरजेडी पर ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं बीजेपी भी तेजस्वी के आगे बेबस नजर आ रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर ईडी और सीबीआई की नजरें टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने अपने तेवरों से भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। शुक्रवार को लालू यादव के बेटे बेटियों समेत उनके करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद अब सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तलब किया था, लेकिन तेजस्वी यादव आज भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई पर लालू यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव ने कहा, संघ और बीजेपी के खिलाफ मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं। मेरे परिवार और पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के सामने झुकेगा नहीं। शुक्रवार को ईडी ने लालू यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 जगहों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ये छापेमारी चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस छापेमारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है, जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तेजस्वी के दांव से बीजेपी और जांच एजेंसियों को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन केसीआर की बेटी के कविता पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने आज दिल्ली दफ्तर में के कविता से सवाल जवाब किए, तो वहीं बीआरएस नेताओं ने सड़कों पर उतरकर ईडी की पूछताछ पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का ये जमावड़ा, सड़क पर ये प्रदर्शन बीआरएस का है, जो दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रही है और लगातार मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले रही है। दरअसल ईडी ने के कविता से हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर पूछताछ और कई तीखे सवाल दागे। वहीं बीआरएस सांसद वेंकटेश ने के कविता से सीबीआई की पूछताछ पर कहा कि ईडी और सीबीआई नरेंद्र मोदी के आदेश पर ये कार्रवाई कर रही है। बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री केसीआर से डरती है, हमारे मंत्रियों सांसदों के पीछे एजेंसियों को लगा रखा है। उन्होंने कहा कि के कविता बिल्कुल निर्दोष है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय कथित शराब घोटाले में पहली बार के कविता से पूछताछ कर रहा है। इससे पहले के कविता से सीबीआई इसी आबकारी घोटाले में पूछताछ कर चुकी है। ये पूछताछ हैदराबाद में उनके आवास पर पिछले साल दिसंबर महीने में हुई थी। इस मामले में सीबीआई ने के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि कथित शराब नीति में साउथ ग्रुप यानी दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों की एंट्री में के कविता का भी रोल था। इसी मामले में अब ईडी के कविता से पूछताछ कर रही है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। कार्यकर्ता लगातार केंद्र का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध आगामी चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई जांच से के कविता की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। मुश्किलें तो बीजेपी की भी बढ़ने वाली हैं।
तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर जो फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे, उसको लेकर जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। तो किसने की थी साजिश, देखते हैं ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने की खबरें अचानक पूरे देश में वायरल होने लगी थी। होली से पहले अचानक आई इन खबरों में बिहारी मजदूरों में डर भर दिया और वो किसी तरह अपने घर लौटने की कोशिश में जुट गए। मजदूरों को निशाना बनाए जाने का मामला बीजेपी ने बिहार विधानसभा में उठाते हुए जमकर हंगामा किया। दबाव में आई बिहार सरकार ने पहले डीजीपी तमिलनाडु से बात की और बाद में सीएम नीतीश कुमार ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से फोन पर बात की। हालात का जायजा लेने के लिए अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजी गई, जिसने वहां राज्य के मजदूरों से बात की। टीम ने दावा किया कि जितने भी लोगों से उन्होंने बात की, उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि राज्य में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। टीम का नेतृत्व करने वाले ग्रामीण विकास के सचिव बाला मुरुगन डी ने बताया कि जांच में सोशल मीडिया पर प्रसारित सभी वीडियो व पोस्ट फर्जी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने चेन्नई, तिरुपुर और कोयम्बटूर जिलों में तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि मजदूरों में वायरल वीडियो और फेक मैसेजेस के चलते डर दिखाई दिया। जांच में पाया गया कि सभी वीडियो फेक थे। इसको फर्जी तरीके से तमिलनाडु की घटना से जोड़कर वायरल किया गया। इस डर को दूर करने के लिए तमिलनाडु सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाए जाने का भरोसा दिया गया है। इसके बाद तनाव कम हुआ और अब तमिलनाडु सरकार के कॉल सेंटर पर मिलने वाली कॉल की संख्या जो पहले 500 से 700 थी, वो घटकर 10 के करीब रह गई है। जांच रिपोर्ट से एक बार फिर बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख भी सामने आ गई है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। यहां बीजेपी की सत्ता दांव पर लगी है। अभी कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम ने कर्नाटक का दौरा किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त भी बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। कर्नाटक में अगले महीने यानी अप्रैल में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। 24 मई से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विधानसभा चुनावों को लेकर बेंगलुरु में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 24 मई तक कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल है। ऐसे में हमें इससे पहले नई विधानसभा गठन की कार्रवाई पूरी करनी है। चुनाव आयुक्त ने साफ संकेत दे दिया है कि 24 मई से सप्ताह भर पहले ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना का काम करा लिया जाएगा, जिससे पुरानी विधानसभा का कार्यक्रम पूरा होने से पहले ही नई विधानसभा का गठन हो जाए। कर्नाटक में बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। कर्नाटक में 17,000 मतदाताओं की उम्र 100 साल से ज्यादा है। जिन मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है और मतदान केंद्र में आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए घर से मतदान करने की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा करवाई जाएगी। जिन लोगों को घर से वोट डालना है, उन्हें चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के अंदर फॉर्म 12D जमा कराना होगा। राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हमने चर्चा की है और उनके दावे और आपत्तियों पर भी विचार किया है। 2018 के चुनावों में राज्य के 4.98 करोड़ मतदाताओं में से 72% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 104 सीटें मिली थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस को 38% वोट और 78 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 36% के करीब वोट मिला था। कर्नाटक चुनाव की तारीखों के साथ ही बीजेपी की धड़कनें तेज हो गई हैं। कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है, लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के कई नेताओं ने कमल छोड़ने का फैसला कर लिया है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जब जब चुनाव करीब आते हैं, तब तब बीजेपी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर विरोधियों के खेमे में सेंधमारी करती है, लेकिन कर्नाटक में चुनाव से पहले ही उसके खेमे में ही खलबली मच गई है। कई नेता कमल छोड़ने को तैयार बैठे हैं, यहाँ तक कि अब मंत्री भी बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं। आवास मंत्री वी सोमन्ना ने पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति में अपना नाम शामिल नहीं किए जाने के बाद बीजेपी छोड़ने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि सोमन्ना बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। सोमन्ना ने कहा कि मैं ठहरा हुआ जल नहीं हूं, मैं बहता पानी हूं। क्षेत्र की जनता ने मुझे अपने बेटे के रूप में देखा है। मैंने किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से कुछ मुद्दों पर बात की। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना बेटा माना है। मैं अभी 72 साल का हूँ।
मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, मैं बहता पानी हूँ। अब आवास मंत्री अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। वहीं बीजेपी पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए सत्ता पक्ष ने सोमन्ना को अपनी चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए एक अभियान समिति और प्रबंधन समिति नियुक्त करने की घोषणा की थी। बसवराज बोम्मई को इस अभियान समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। वहीं पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का पद दिया जा सकता है। हालांकि इन सब पर पर्दा डालने वाली बीजेपी ने BS येदियुरप्पा को सदस्य बनाए रखते हुए बोम्मई को अध्यक्ष पद दिया है। चुनाव से पहले इसी फेरबदल के चक्कर में पार्टी के कई नेता नाराज हो गए हैं और कमल का साथ छोड़ने की तैयारी में हैं। इस भगदड़ को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी पर हार का खतरा बढ़ता जा रहा है, जो कांग्रेस की मजबूती का संकेत है। इधर वाम मोर्चा ने बीजेपी पर त्रिपुरा में चुनाव के बाद विपक्ष को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने दावा किया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं के एक ग्रुप को निशाना बनाया है और उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। त्रिपुरा में चुनाव के बाद हुए टकराव का जायजा लेने पहुंची मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की एक टीम शुक्रवार को त्रिपुरा पहुंची। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्षी सांसदों की गाड़ियों को निशाना बनाया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर वीडियो भी शेयर करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी शासित राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं बची है, सांसदों की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें रंजन मोहनपुर में एक घर के अंदर खड़ी हैं। वो बता रही हैं कि ये घर फूंक दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस बारे में अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि 2 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में टकराव की करीब 1200 घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मामले को लेकर ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, त्रिपुरा के विशालगढ़ और मोहनपुर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल पर हमला किया। प्रतिनिधिमंडल के साथ जा रही पुलिस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस त्रिपुरा प्रभारी जरिता लेत फलांग ने भी वीडियो पोस्ट कर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। अब जांच टीम की जांच में क्या निकल कर आता है, इस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात मुश्किलों में फंसे अडानी ग्रुप की। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप मुश्किलों में फंस गया है। कर्ज चुकाने के लिए अडानी ग्रुप अब बड़ा फैसला ले सकता है। खबर है कि कर्ज को कम करने के लिए अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में अपनी 4 से 5% हिस्सेदारी बेच सकता है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी ग्रुप फंड जुटाने के लिए अंबुजा सीमेंट की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। अंबुजा सीमेंट की प्रमोटर्स अडानी फैमिली स्पेशल पर्पस व्हीकल्स ने लैंडर से शेयर बेचने की इजाजत मांगी है। अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट्स में 4.5% हिस्सेदारी सेकेंडरी मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए बेच सकती है। हिस्सेदारी की कीमत $450 मिलियन यानी 3,680 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ग्रुप अपने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए ये कदम उठा रहा है। अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट में 4 से 5% की हिस्सेदारी बेचने के लिए इंटरनेशनल कर्जदाताओं से अनुरोध किया है। अंबुजा सीमेंट में अडानी ग्रुप की 63% हिस्सेदारी है। ग्रुप ने पिछले साल ही $10.5 अरब की डील में इस सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया था। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो संकट के दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप की ये पहली संपत्ति बिक्री होगी। अडानी ग्रुप लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश में जुटा है। इस हफ्ते की शुरुआत में ब्लूमबर्ग की माने तो अडानी ग्रुप ने 9 मार्च को $500 मिलियन का ब्रिज लोन चुका दिया है। इस कर्ज को अडानी ग्रुप ने ACC लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने के लिए लिया था। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को पब्लिश अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेल कंपनियों के माध्यम से स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। 24 जनवरी को आई रिपोर्ट ने अडानी के शेयरों में भारी उथल-पुथल मचा दी थी। इस वजह से ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 60 से 70% की गिरावट आई थी। मुश्किल दौर से गुजर रहे अडानी ग्रुप की कंपनियों में बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स ने बड़ा दांव लगाते हुए 15,446 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिली है, लेकिन भारी कर्ज से अडानी ग्रुप की मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।